नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर 3 हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर 3 हमले किए हैं, कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक और जल। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इलाके से मिले दृश्य नदी के जलस्तर में पानी की बढ़ोतरी दिखाते हैं। बता दें, सोमवार की सुबह बगलिहार और सलाल बांधों के गेट बंद होने के बाद चिनाब नदी में जलस्तर में गिरावट आई थी। भारत सरकार ने बगलिहार और सजल डैम को पूरी तरह बंद कर पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की। कश्मीर के रियासी सेक्टर में सोमवार दोपहर चिनाब नदी का वाटर लेवल 1.5-2 फुट पर आ गया। पत्थर वाली तटही पर ऊपर आ गई। घुटने पर पानी में जाकर लोग वीडियो बनाने लगे। इलाके के लोगों ने पहली बार पैदल ही गरजती उफनती चिनाब को पार किया। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि विपक्ष और पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। सुले ने कहा कि हम पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमने सरकार से वादा किया है कि हम इस समय उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। हम सरकार की कार्रवाई का इंतजार करेंगे। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने कई राज्यों से मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। राज्यों को हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देशों का टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। पिछली बार ऐसी ही मॉक ड्रिल 1971 में आयोजित की गई थी। 1971 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा। इसमें जो कदम उठाने के लिए कहा गया है वो हैं हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिकों और छात्रों आदि को सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाए, ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान हो, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को समय से पहले छिपाने का प्रावधान, लोगों को निकालने की योजना और उसका अभ्यास जैसे कदम उठाने के लिए कहा गया है, जिससे युद्ध की संभावना बढ़ गई है। सोमवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के तुरंत बाद पीएम ने गृह सचिव गोविंद मोहन से भी मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी ने आज रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और रक्षा सचिव के बीच ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली। यह मुलाकात पीएम मोदी द्वारा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से मुलाकात के 1 दिन बाद हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर सोमवार को बंद कमरे में विचार विमर्श करेगा। बता दें, इस्लामाबाद ने दोनों देशों के बीच तनाव पर बंद बैठक की अपील की, जिसके बाद ग्रीक प्रेसिडेंसी ने 5 मई को बैठक निर्धारित की। चीन लगातार पाकिस्तान के समर्थन की बात को दोहरा रहा है। सोमवार को चीनी राजदूत जियांग जैदोंग ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और कहा कि चीन दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करेगा। बता दें, इससे पहले भी चीन ये बात कह चुका है। तुर्की और अजरबैजान के बाद एक और मुस्लिम देश मलेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। मलेशिया ने शहबाज शरीफ के सुर में सुर मिलाते हुए पहलगाम आतंकी हमले में निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया, जबकि भारत ने इतिहास का हवाला देते हुए किसी भी तरह की जांच की मांग को खारिज कर दिया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की शहबाज शरीफ के सुर में सुर मिलाने की कोशिश देश के डबल स्टैंडर्ड को उजागर करता है। अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोन पर बात की है और उसके बाद एक रीडआउट में पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर ने फिर भारत को भभकी दी है। असीम ने कहा कि अगर उनकी संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हुआ तो पाकिस्तान पूरी सैन्य शक्ति के साथ जवाब देगा। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार रावलपिंडी स्थित जनरल मुख्यालय में असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति चाहता है, लेकिन वो अपनी रक्षा करने में भी संकोच नहीं करेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी हैकर्स भारतीय वेबसाइट्स को निशाना बना रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने कहा कि पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय सेना की वेबसाइट और रक्षा संस्थानों को निशाना बनाया, जिसमें सैन्य कर्मियों की संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश की गई। सेना के मुताबिक कुछ रक्षा कर्मियों के संवेदनशील डेटा जाने की भी संभावना है। सेना ने कहा कि पाकिस्तान साइबर फोर्स नामक एक हैंडल ने कथित तौर पर मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के संवेदनशील डेटा तक एक्सेस कर लिया। अमेरिका में रिश्वतखोरी और निवेशकों को गुमराह करने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी अब इन मामलों में राहत पाने की कोशिश में जुट गए हैं।
ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप के प्रतिनिधियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से मुलाकात की है। रिपोर्ट में सूत्रों का हवाले से दावा किया गया है कि इस मुलाकात का मकसद अडानी पर लगे आपराधिक मामलों को खारिज करवाने के प्रयास हैं। अडानी के प्रतिनिधि ट्रंप प्रशासन के सामने ये तर्क रख रहे हैं कि यह मुकदमा अमेरिका की तब की राजनीतिक प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता और इसे दोबारा विचार में लिया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल में हुए एक नाबालिग से कथित दुष्कर्म के बाद भड़की हिंसा और पैदा हुए तनाव के बीच पर्यटकों से अपील की है। नैनीताल पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय स्थल है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा, जो छोटी बच्ची के साथ हुआ उससे हम लोग दुखी हैं। उस घटना की प्रतिक्रिया में 1-2 दिन यहाँ आंदोलन हुए, जिससे ऐसा लग रहा है कि नैनीताल में बहुत बड़ी बात हो गई। इस कारण पर्यटकों ने अपनी यहाँ की जून की बुकिंग रद्द कर दी, जो बहुत दुखद बात है। मैं यहाँ का सांसद हूँ। आज मैं पूरे देश के पर्यटकों से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक घटना हुई और अपराधी चाहे किसी भी जाति, पंथ, धर्म, वर्ग या क्षेत्र से हो, वो अपराधी ही होता है। अजय भट्ट ने यह भी बताया कि नाबालिग से कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जांच जारी है। राहुल गांधी को उनकी भारतीय नागरिकता को चुनौती दिए जाने के मामले में बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को राहुल की नागरिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि केंद्र याचिकाकर्ता की शिकायत के निस्तारण के लिए कोई निश्चित समय सीमा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस याचिका को लंबित रखने का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। उनका यह दौरा अगले सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर मंथन को लेकर है। बता दें, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। विवादों से घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी गई है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप है कि नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। 14 मार्च को उनके आवास के एक स्टोर रूम में आग लग गई थी, जहां कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश मिला था। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा का दावा है कि उन्होंने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने उस स्टोर रूम में कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल समेत 3 अन्य कॉमेडियन के खिलाफ नोटिस जारी किया। लाइव लॉ के मुताबिक इस याचिका में इन सभी कॉमेडियन पर दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाते हुए असंवेदनशील जोक्स करने के आरोप हैं। इजरायली सेना ने गजा में अपने अभियान को तेज करने और बढ़ाने के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया है। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि वो गजा से बंधकों की रिहाई और हमास को हराने के उद्देश्य से दबाव बढ़ा रहे हैं। सेना ने कहा कि योजना के तहत वो नए क्षेत्रों में काम करेगी और जमीन के ऊपर और नीचे सभी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.